नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सोनिया गांधी के वसूली गैंग की। बात करेंगे किस तरीके से कांग्रेस जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस के हाथों में है वहां से एक वसूली रैकेट चला रही है और उसी के पैसों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जेब भी भर रहे हैं और कांग्रेस राहुल गांधी के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उसका फंडिंग भी इन्हीं जगहों से हो रहा है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक वसूली गैंग सामने आया था, हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात केवल मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से जो टारगेट रखा गया था उसकी बात सामने आई थी और इसके लिए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने ही खुलासा किया था। उद्धव ठाकरे की सरकार थी और इस पूरे वसूली गैंग के मास्टरमाइंड शरद पवार थे, जिनके पार्टी के नेता अनिल देशमुख उस समय गृह मंत्री थे और ये रैकेट चलाया करते थे। हंगामा इस बात का हुआ कि कांग्रेस की भागीदारी जो महाराष्ट्र की सरकार में थी उस वसूली रैकेट में कांग्रेस का कोई भूमिका रखी ही नहीं गई थी। कांग्रेस के नेता बेचैन थे कि कैसे इस वसूली गैंग में शामिल हों और वहां से जो पैसे मिल रहे हैं उसमें कांग्रेस की भी हिस्सेदारी हो ताकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक वो पैसा पहुंचाया जा सके। लेकिन महाराष्ट्र में तो सरकार एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की थी। एनसीपी और शिवसेना महत्वपूर्ण भूमिका में थी और शरद पवार अपने आप में इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं भ्रष्टाचार के कि उनके सामने दूसरे की कोई औकात हो ही नहीं सकती। चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी, कितने भी बड़े लीडर हों, महाराष्ट्र में अगर पैसे की हेर फेर होगी, गैंग चलेगा वसूली का, तो उसमें मास्टरमाइंड शरद पवार ही होंगे, किसी और को कुछ मिलने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे तो सिर्फ देख रहे थे कि सीएम की कुर्सी मिली हुई है, यही काफी है। लेकिन जब बात कांग्रेस के सरकार की होगी तो वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी वैसे ही लोगों को सीएम बनाएंगे जिनके साथ उनका डायरेक्ट कंसल्ट हो, जिसके साथ वो डील कर सकें और उस डील में वो किस तरीके से उस स्टेट के रिसोर्सेस का, घोटाले घपलों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, इसका सबसे पहले ध्यान रखा जा सकता है। और वही स्थिति छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में सोनिया और राहुल के चहेते अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया, सचिन पायलट को नहीं, जबकि सचिन पायलट की बड़ी भूमिका थी। लेकिन गहलोत को भी सीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि अशोक गहलोत गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते रहे और वो राजस्थान के रिसोर्सेस जो है उसका इस्तेमाल गांधी परिवार के लिए कर सके। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल को सीएम बनाया गया और टीएस सिंहदेव के इग्नोर कर दिया गया। हालांकि पहले 2.5 साल का फार्मूला भी दिया गया था, लेकिन टीएस सिंहदेव चिल्लाते रह गए, चीखते रह गए कि अब 2.5 साल पूरा हो गया है, उन्हें मौका दिया जाए। कांग्रेस ने, आला कमान ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि पूरा काला कारोबार छत्तीसगढ़ का, कोयले से भी काला जो काला धन है, काला धंधा है, उस काले धंधे का सारा राज बघेल के पास है। उन्हें पता है कि भूपेश बघेल ही उनके लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं और इसलिए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी के एटीएम हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की एटीएम है। सोनिया गांधी के लिए ये लोग वसूली का काम कर रहे हैं और इसके सबूत भी सामने आए। भले ही भूपेश बघेल रमन सिंह को धमकी दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का बयान दिया गया है उससे भूपेश बघेल अब रमन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन रमन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की जा सकती है, मुकदमा दायर किया जा सकता है जब ईडी
और आईटी के छापे में जो खुलासे हो रहे हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं, उसके खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई करोगे। दरअसल पिछले 2 महीनों में छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। कई बार आईटी के छापे पड़े और अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। पिछले दिनों जब आईटी ने छापेमारी की थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी के घर पर 2 बार छापे मारे। वहां से कई दस्तावेज मिले, 10 करोड़ तक कैश बरामद किए गए अलग अलग ठिकानों से, और यहां तक कि आरोप इस बात का है कि 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के दस्तावेज भी मिले हैं कि कैसे इस पूरे नेटवर्क को डिप्टी सेक्रेटरी चलाते थे, और उसके बाद कई और आईएएस अधिकारियों का नाम भी आया। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की तो उसमें एक मामला सामने आया, आय से अधिक संपत्ति का मामला। आय से अधिक के संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स ने दूसरी बार छापेमारी की और फिर सीएम भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी के घर पे छापे मारे गए, उनके दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, वहां से भी कैश और दस्तावेज बरामद हुए। लेकिन फिर भी भूपेश बघेल इधर से उधर नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। कोई भी मुख्यमंत्री कैसे अपने किसी आईएएस अधिकारी का इतना बचाव कर सकता है कि उसके घर पर बार बार छापेमारी हो रही है, दस्तावेज मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, कैश बरामद हो रहे हैं करोड़ों में, और ऐसे में उसको अपने पद पर बनाए रखा जा रहा है। जब तक कि आईटी डिपार्टमेंट रिकमेंड न करे कि इनको हटाया जाए, तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता, और सिर्फ एक बहाना बनाया जा सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेट्टा, राजनीतिक बदले की भावना के आधार पर केंद्रीय एजेंसियां छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसरों पर छापेमारी कर रही है, उनके खिलाफ आरोप लगा रही है। लेकिन जब आईटी डिपार्टमेंट ने कई छापेमारी की, कोल माइनिंग्स घोटाले में कई सबूत इकट्ठे किए, तो उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। यह भी मामला सामने आया कि हजारों करोड़ के इस काले कारोबार में हवाला का कारोबार भी होता था। उसमें सेल कंपनियां भी शामिल है जिसमें पैसे डाले जाते थे। ऐसी फर्जी कंपनियां भी शामिल है जिसके नाम से कोयले के खदानों के ठेके मिलते थे, और ऐसे फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी शामिल है जिससे कोयले का ढुलाई होती थी। कोल डिपो और कोल वाशरी में ही जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सहित पुलिस, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एकजुट होकर छापेमारी की, तो ऐसे में 300 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े, हेर फेर के धंधे की जानकारी मिली। जैसे दस्तावेज मिले कि किस तरीके से कोयला निकाला जाता है, उसे ट्रकों में भरकर आगे भेजा जाता है, और वैसे में हजारों करोड़ रुपए के काला कारोबार किया जाता है। जीएसटी बचाने के लिए भी नए नए तरकीब इकट्ठे किए जाते हैं, और ये सारा कट मनी का कारोबार सरकार के कहने पर किया जा रहा है। उसके बाद जब ईडी की एंट्री हुई तो फिर 11 अक्टूबर को ईडी ने कई ठिकानों पे छापेमारी की। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी की पूरी टीम तैयार थी, और एक साथ लगभग 8 से 10 आईएएस ऑफिसर, कुछ कोयला कारोबारी, नेताजी और अलग अलग लोगों के घरों पर छापेमारी की गई। 12 ठिकानों पर छापेमारी की बात सामने भी आई, लेकिन कुछ और जगह ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाई, क्योंकि अभी सबूत और इकट्ठे किए जाने हैं। ईडी ने इस छापेमारी में सूर्यकांत तिवारी के घर छापेमारी की, और सूर्यकांत तिवारी का सीधा कनेक्शन सीएम भूपेश बघेल से है। ये सूर्यकांत तिवारी वही हैं जो कोयला का कारोबार करते हैं, और साथ ही सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। 2 तरह के फंड होते हैं। एक फंड जो ऐसा होता है जिसको कांग्रेस के नेताओं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ऊपर के स्तर पर यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सहमति से जहां भेजा जाना है वहां भेजा जाए। जबकि दूसरे स्तर पर जो सूर्यकांत तिवारी हैं, वो मीडियोकर का काम सत्ता के गलियारों में भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 2.5 साल के
जो कार्यकाल की बात आई थी और टीएस सिंहदेव जब दिल्ली आए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की और दबाव बनाया कि जो फार्मूला 2018 में तय किया गया था और उसमें राहुल गांधी ने खुद बोला था ये बात कि 2.5 साल बघेल को रहने दीजिए, उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी, वो फार्मूला अब लागू किया जाना चाहिए। उस समय भूपेश बघेल अपने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आए, लेकिन यह माना जाता है कि सूर्यकांत तिवारी ही वो शख्स थे जिन्होंने भूपेश बघेल के लिए बैटिंग की थी, पैसे इकट्ठे किए थे और सारे विधायकों के घर पैसे पहुंचाए गए थे, जो उनके साथ बस में बैठकर दिल्ली तक बघेल का सपोर्ट करने के लिए आए। यही चाहते थे राहुल गांधी भी, यही चाहती थी सोनिया गांधी भी, क्योंकि इन दोनों का इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं सीएम भूपेश बघेल के साथ जुड़ा हुआ था। उनके जो काले कारोबार, वसूली रैकेट का राज भी सीएम भूपेश बघेल के पास ही है। इसलिए ये सूर्यकांत तिवारी के घर जब छापेमारी हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। ईडी ने बताया है कि किस तरीके से हर मूवमेंट जो होता था कोयले के ट्रक का, उसमें कट मनी लिया जाता था। ऑफिसर्स को 25 रुपया पर टन के हिसाब से देना होता था, जबकि पॉलिटिशियन ठेकेदारी में और दूसरे स्तर पर जो कोल माइनिंग्स की खुदाई करने वाली कंपनियां हैं वो डायरेक्ट राजनीतिक गलियारों से डील करती थी, चीफ मिनिस्टर से डील किया जाता था। अभी तक कई ऐसे दस्तावेज और सबूत मिल चुके हैं जिसमें यह साफ तौर पर ईडी को पता चल रहा है कि ये हजारों करोड़ का कोयला का कारोबार, काला धंधा सीएम भूपेश बघेल के टेबल के नीचे से चल रहा है। जिस सूर्यकांत तिवारी को कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के पुराने कुछ नेताओं के साथ तस्वीर दिखाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि यह तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकी रखने वाला व्यक्ति है, उसकी हेकड़ी तब निकल गई जब भूपेश बघेल के साथ कई तस्वीरें ऑफिस से बाहर उनके घर के सूर्यकांत तिवारी के साथ सामने आ गया। और उसके बाद बघेल इतने बौखला गए कि रमन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी देने लगे, चेतावनी देने लगे। तो ये हजारों करोड़ का जो कोयले का कारोबार है, काला धंधा है, वो वसूली गैंग छत्तीसगढ़ में जो हावी है, उसको ऐसे ही रमन सिंह ने सोनिया गांधी का एटीएम नहीं कहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ माइनिंग के कारोबार के लिए जाना जाता है। कई माइंस हैं, सिर्फ और सिर्फ कोयले के नहीं, तांबे के माइंस हैं, और इन सारे माइनिंग्स में सरकार कट मनी लेती है। और इसीलिए कांग्रेस का जो अभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के इन्हीं काले कारोबारियों का पैसा लगा हुआ है। कांग्रेस जो फंड भारत जोड़ो यात्रा के लिए इकट्ठा की थी, उसमें सारे काले धन इन्हीं लोगों का था। और इसलिए अब सोनिया गांधी के इस वसूली गैंग को बेनकाब करने के लिए ईडी हर रोज नए नए दस्तावेज खोज रही है। और अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी हैं तो 2 कोयला के कारोबारी हैं और उनकी कंपनियां हैं। तो इन लोगों के माध्यम से अब धीरे धीरे राजनीतिक आकाओं तक पहुंचा जाएगा और भूपेश बघेल को भी उनके ऊपर नकेल कसा जाएगा, जो अभी चीख चीख कर अपनी ईमानदारी का प्रमाण दे रहे हैं। जल्द ही ईडी के शिकंजे में आएंगे और फिर सारे रैकेट का भंडाफोड़ भी होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।